गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ सब सकुशल हैं और अपने स्टडी के लिए भी तैयार हैं। नाउ यू आर गोइंग टू बी ग्रेजुएट। आप लोग फाइनल में हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि विक्टोरियन एज क्या थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग की हम फर्स्ट पोएम पढ़ने जा रहे हैं। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं वो विक्टोरियन एज को बिलोंग करते हैं। और मैंने उसी वीडियो में ये भी बताया था कि विक्टोरियन एज क्या थी। एज ऑफ कंफ्यूजन, उलझन भरी एज थी। साइंस इन्वेंटेड हो चुकी थी। लोग सोच रहे थे हम धर्म माने या साइंस को माने, तो लोग कंफ्यूजन में थे। ब्राउनिंग जो थे उस एज को बिलोंग करते थे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ब्राउनिंग वॉज एन ऑप्टिमिस्ट टू द कोर। वेयर एज जबकि टेनिसन जो कि इनके समकालीन थे, अभी टेनिसन की भी हम पोएम पढ़ेंगे। टेनिसन जो इनके समकालीन थे रिप्रेजेंट्स द मेलनकली एंड ग्लूम ऑफ द लेटर विक्टोरियन एज। बाद की जो विक्टोरियन एज है उसका विषाद, उसका दुख, उसको व्यक्त करते हैं टेनिसन और ब्राउनिंग। दोनों में ये कंट्रास्ट है कि वो आशावादी हैं और वो निराशावादी हैं। उनकी कविताएं निराशा को व्यक्त करती हैं। ब्राउनिंग्स पोएट्री एक्सप्रेसेस इट्स अनबाउंडेड ऑप्टिमिज्म। सबसे पहले हम ब्राउनिंग को जान लें थोड़ा सा, उसके बाद पोएम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊं, ब्राउनिंग्स पोएट्री एक्सप्रेसेस इट्स अनबाउंडेड ऑप्टिमिज्म। अथाह, जिसका कोई था नहीं है, इसके काव्य में हमें अथाह आशावाद दिखाई देता है। ब्राउनिंग कंसेप्शन ऑफ लव, ऑफ गॉड एज लव एंड हिज हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ विद एलिजाबेथ ब्रैड, जो कि इसकी पत्नी थी, was in a large measure responsible for making him so hopeful in life। इसीलिए कहते हैं हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो इसके भी आशावाद के पीछे इसने जो अपना एक सफल जीवन एलिजाबेथ ब्रैड अपनी वाइफ के साथ लीड किया है, उसको एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है इसकी पत्नी के को। His whole poetry advocates, इसका संपूर्ण जो काव्य है वो पक्षधर है द डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रगल, हार्ड वर्क एंड होपफुलनेस। परिश्रम करो लेकिन आशावादी रहो, ऐसा ब्राउनिंग कहते हैं। His attitude to love is also colored by his optimism। इसका प्रेम की फिलॉसफी जो है वो भी आशावाद से ओतप्रोत है, आशावाद से भरी हुई है। तो हमने ये तो ब्राउनिंग के बारे में देखा। अब हम ब्राउनिंग की टेक्निक के बारे में देखेंगे कि ये कौन सी टेक्निक काम में लेता है। थोड़ा सा इसकी टेक्निक को जब हम देखेंगे तो मैं आपको बताऊं, नया शब्द हम काम में लेने जा रहे हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग, नाटकीय एकालाप। ड्रामेटिक मीन्स नाटकीय और मोनोलॉग यानी एकालाप, यानी एक व्यक्ति बोलने वाला। हिंदी में अगर हम कहें तो एक ऐसी रचना जिसमें नाटक के तत्व हों और एक ही व्यक्ति रिप्रेजेंट हो कर रहा हो और दूसरे व्यक्ति को उसमें बोलने की इजाज़त नहीं हो। सुन सकता है दूसरा व्यक्ति, दो जने होते हैं, लेकिन स्पीकर इज अलाउड टू स्पीक और लिसनर इज अलाउड टू लिसन, ओनली एंड ओनली। तो ब्राउनिंग्स फेवरेट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन is the dramatic monologue, which he is said, जिसके बारे में कहा जाता है he said almost to have invented, कि लगभग इसी ने इस डिवाइस की खोज भी की है। और एटलीस्ट ये खोज तो नहीं की, यूँ तो नहीं कहेंगे, और एटलीस्ट कम से कम हम ये कह सकते हैं कि इसने इसको कैरिड टू ए मैच्योरिटी नेवर सीन बिफोर, कि इसने ब्राउनिंग ने
ड्रामेटिक मोनोलॉग की खोज नहीं की है, लेकिन इसने इसको आगे बढ़ाया है, एक ऐसी स्थिति में लाए हैं जो कि परिपक्वता की है, जो कि पहले कभी नहीं किसी के भी ड्रामेटिक मोनोलॉग में नहीं देखी गई है। अब हम बात करें कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए काइंड ऑफ थिंकिंग अलाउड, काइंड ऑफ थिंकिंग अलाउड वेयर इन, जहां की हाउएवर इट बिकम्स द पोएट्स एम्बिशन, कवि की महत्वाकांक्षा हो जाती है टू इन्वेस्टिगेट द होल प्रोवियंस ऑफ द सोल, कि वो पूरा आत्मनिरीक्षण करे, जिसके बारे में, जिस चीज के बारे में, जिसके बारे में भी वो बोल रहा है उसकी आत्मा का निरीक्षण करे, एंड द इंटरप्ले ऑफ इट्स रिएक्शन टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। और देखिए चारों तरफ के पर्यावरण का जो व्यक्ति के मनोमस्तिष्क पर, उसकी आत्मा पर प्रभाव रहता है, वो उसका भी विश्लेषण या उस प्रभाव की प्रतिक्रिया को भी जाने, प्रतिक्रिया को भी देखे। तो इसको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में जानते हैं। इन ए ड्रामेटिक मोनोलॉग ब्राउनिंग ऑलवेज इंट्रोड्यूसेस टू इमेजिनरी कैरेक्टर्स and gives us an account of their utterance। जो भी कुछ वो कैरेक्टर स्पीकर बोलने वाला है, हमें उसके विवरण के बारे में बताता है। इन सच ए केस द पोएट कैन स्टैंड लाइक ए स्पेक्टेटर, दर्शक की भांति खड़ा रह सकता है कवि, टेकिंग एन इम्पार्शियल एंड डिटैच्ड व्यू, बिल्कुल आंशिक और अलग थलग विचार रखता है वो, ऑफ द इमेजिनरी पर्सन्स व्यू, जो भी काल्पनिक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो ये तो हुई हमारी ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात, हमने बात कर दी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग किसे कहते हैं बेटा। अब यदि हम इस पोएम की बात करें, माई लास्ट डचेस की बात करें, तो ये इस पोएम का इंट्रोडक्शन मैंने बताना चाहूंगी आपको। द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 1847 इन ड्रामेटिक लिरिक्स। 1842 में ड्रामेटिक लिरिक्स नामक संग्रह में इसको प्रकाशित किया गया था। इट वॉज लेटर इंक्लूडेड, बाद में इसको एक जगह और शामिल किया गया, इन ड्रामेटिक रोमांसेस, ड्रामेटिक रोमांसेस में ये भी एक संग्रह है, दोनों ही ब्राउनिंग के हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, लाइक ए ग्रामेरियंस फ्यूनरल, ये भी ब्राउनिंग की एक और रचना है। This lyric also attempt to dramatic history. Browning is always interested in characters that have something abnormal about them. हमेशा ऐसे पात्रों में वो दिलचस्पी लेता है जो साधारण नहीं होते हैं। This lyric, यानी ये जो पोएम है, ये जो लिरिक है माई लास्ट डचेस, टेक्स अप द सब्जेक्ट ऑफ जेलेसी। इसके अंदर ईर्ष्या की भावना का विषय लिया गया है, विदाउट एनी लव, किसी प्रकार की प्रेम की भावनाएं नहीं है। क्रूएल्टी ऑफ सेल्फ लव, अपने स्वयं के प्रति निर्दयतापूर्ण प्रेम, एंड द टायरनी ऑफ पोजेशन, और संपत्ति की निरंकुशता की बात कवि कर रहा है, इस कविता का विषय है। इन द पर्सनैलिटी ऑफ ए विडोवर, एक विदुर के व्यक्तित्व की बात की गई है। ड्यूक ऑफ फरेरा, जो कि फरेरा का ड्यूक है, ए टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इटालियन रिनाइसेंस, बड़ा विचित्र सा इटालियन पुनर्जागरण समय का प्रतिनिधित्व करता है वो, ड्यूक ऑफ फरेरा, हु इज द स्पीकर इन द पोएम। द ड्यूक इज प्रेजेंटेड इन द कंपनी ऑफ द एनवॉय ऑफ द काउंट इन फ्रंट ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ हिज प्रीवियस डचेस। ड्यूक को एक दूत के सामने प्रस्तुत किया है और वहीं पर उसकी मृत पत्नी का चित्र लगा हुआ है। द एनवॉय रिमेन्स साइलेंट, अब जो दूत आया हुआ है वो शांत है, बिल्कुल एकदम साइलेंट लिसनर बनता है टू द वर्ड्स ऑफ द ड्यूक, जो भी शब्द ड्यूक बोल रहा है उनके सामने। तो यहाँ पर हमारे सामने दो कैरेक्टर आ गए, एक तो ड्यूक ऑफ फरेरा और एक काउंट। बट लेकिन हिज प्रेजेंस इज मेड नोन टू द रीडर्स, उसकी उपस्थिति जो है उसके बारे में पाठक को पता है कि वो उपस्थित है, लेकिन वो बोलता नहीं है।
द ड्यूक नरेट्स द ग्रूसम स्टोरी ऑफ हिज कोल्ड ब्लडेड मर्डर। अपने निर्दयता से किए गए हत्या की उस कहानी को वो बताता है ऑफ हिज प्रीवियस वाइफ, जो उसने अपनी पिछली पत्नी का किया है, एंड एट द एंड, और अंत में मेक्स एन इनडायरेक्ट डिमांड, और प्रत्यक्ष रूप से देखिए मांग कर देता है ऑफ ए रिच डाउरी, एक बहुत बड़े दहेज की, फ्रॉम हिज प्रोस्पेक्टिव फादर इन लॉ, होने वाले ससुर जी से दहेज की मांग करता है। दो द ड्यूक रिवील्स टू द एनवॉय द कैरेक्टर ऑफ हिज प्रीवियस वाइफ। अब ड्यूक जो है जो भी बात बोल रहा है उससे उसकी पत्नी का चरित्र हमारे सामने आ रहा है, yet by way of narration, हालांकि जो उसका तरीका है, he says here his own character, उसमें उसकी खुद का कैरेक्टर भी हमारे सामने एक्सपोज हो जाता है, उजागर हो जाता है। द पोयम thus in is the touching revelation, इस प्रकार से एक हृदय विदारक खुलासा है ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द डचेस, उसकी पत्नी के चरित्र का, एंड द फेथफुल सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ हिज ड्यूक हिमसेल्फ, और उसके स्वयं के चरित्र का। इट इज ब्रीफ एंड सब्टल सेल्फ डेलिनेशन ऑफ ड्यूक कैरेक्टर, येट द ड्यूलिटी ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, यहाँ पे हमें द्वंद्वता दिखाई देती है, दो चीजें, इज बोथ कन्विंसिंग एंड फेथफुल, दोनों ही चीजें यहाँ हमारे सामने विश्वसनीय हैं, हमारे पास आ रही हैं। तो अभी हमने इस पोएम के बारे में देखा, ब्राउनिंग के बारे में देखा, ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में देखा, और माई लास्ट बिजनेस नामक पोएम का इंट्रोडक्शन देखा। इसमें हमारे सामने एक स्पीकर है और एक लिसनर है। ड्यूक जो बोल रहा है उससे दोनों का ही, एक उसकी पत्नी जिसका चित्र उसके ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, उसका चरित्र, और एक उसका स्वयं का चरित्र उसके शब्दों से बाहर आ रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राउनिंग जो है वो आत्मविश्लेषण कर रहा है। ब्राउनिंग जो है वो आत्मा को मेंटल एनालिसिस कर रहा है, मस्तिष्क विश्लेषण चल रहा है रॉबर्ट ड्यूक ऑफ फरेरा का। ब्राउनिंग ने इस प्रकार से साइकोलॉजिकल स्टडी अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग में बताई है। मनोविज्ञान का साथ लेते हुए इसने अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग को कंप्लीट किया है। इस प्रकार से ये कविता एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं, इस पोयम को हम स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, यू आर वेलकम टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन यू लाइक। धन्यवाद।